अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वैसे तो होता है कि तबसरा आप करेंगे, लेकिन जो कानून वो कानून बन चुका है एक एक्ट, उसके बाद तो डर लगता है कि तबसरा कर भी पाएंगे या नहीं, या तबसरा ऑन एयर भी जाएगा या नहीं। एक सेकंड जी, तबसरा होगा, बंद करना तो बंद कर दें। अच्छा, यानी ये भी ललकार है जैसे सहाफ़ती तंजीमों की है कि वो यौम स्याह भी मना रही हैं और इसके अलावा प्रोटेस्ट भी किए जाएंगे। तमाम प्रेस क्लब सरापा एहतजाज हैं, सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं जिनसे मुतालिक है बिल, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि ये जो आमिल सहाफ़ी हैं उनसे रिलेटेड नहीं है और उनको एतमाद में भी नहीं लिया गया। यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है वो ये कि कौमी असम्बली और उसके बाद सेनेट चले, उसके बाद ये जहन में था कि शायद सदर ममलिकत इसके ऊपर थोड़ा एहतराज़ बरतेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे रोकेंगे। अता तारड़ साहब से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालिक ये बातें कोट की जा रही हैं कि उन्होंने थोड़ा स्टे देने का कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी इसे मंजूर कर लिया और अब ये कानून बन चुका है। इस पे एतराज़ बुनियादी तौर पर है क्या? थैंक यू आयशा। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मीडिया की तारीख़ में ये सबसे बदतरीन कानून बना। मैं 40 साल से मीडिया में हूँ। बहुत सी हुकूमतें आई हैं, बहुत सी हुकूमतें गई हैं। हमने अयूब खान के ज़माने के प्रेस एंड पब्लिकेशन कानून भी देखे हैं, भुगते भी हैं, और फिर हमने बेनज़ीर मोहतरमा के ज़माने में कुछ उस पर रिलैक्सेशन भी देखी। फिर मुशर्रफ के ज़माने में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इजाज़त मिली। ये ऐसे लगता है कि हम घूम फिर के अयूब खान के ज़माने में चले गए और ये कहा यह जा रहा है कि ये जमहूरी हुकूमत है या मुंतखब हुकूमत है। तो अब वो जो PTI वाले जो बात करते हैं इस हुकूमत के बारे में कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस हुकूमत के पास कोई पावर नहीं है, ये बिल इस हुकूमत ने नहीं बनाया। और बाय द वे हुकूमत के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग अलहदगी में यही कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हम तो फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं कर सके। तो अगर ये इतने बेबस हैं तो ये फिर क्या हुकूमत कर रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं कि ये मुल्क को कहाँ किसके हवाले कर दिया इन्होंने? तो अब बात यह है कि अब आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ, क्यों ये सबसे ज़्यादा बदतरीन है। और हमारी यही उम्मीद है कि जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, इसके वो इश्यूज़ जो कि बिल्कुल ही आइन के ख़िलाफ़ हैं और हमारी मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है और फेयर कमेंट के ख़िलाफ़ है। अच्छा, हमें ये कहा जा रहा है, मैं अभी आता हूँ कि इसमें है क्या गड़बड़। हमें ये कहा जा रहा है कि जी हमारी नीयत तो अच्छी है, हम तो सिर्फ PTI के ख़िलाफ़, क्योंकि PTI ने गाली गलौज शुरू की हुई है, PTI जो है रियासत के ख़िलाफ़ गाली गलौज कर रही है, PTI ने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की है। ये सारी बातें हमें इनफॉर्मली बताई जा रही हैं, फेक न्यूज़ कि सारी फेक न्यूज़। इसमें मैं समझता हूँ 80-90% सच्चाई है कि PTI ने जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया हुआ है, अब मैं PTI की तनकीद की तरफ जा रहा हूँ, वो और जिस किस्म की मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर मिसयूज़ किया उन्होंने, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, फेक न्यूज़ और हर किस्म की उन्होंने इस्तेमाल किया। तो प्रोवोकेशन तो वहीं से आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके अंदर अब जो रिएक्शन आया है रियासत के इदारों की तरफ से, जिसके आगे ये हुकूमत बेबस है, वो उसमें हम भी धरे जाएंगे, सारा मीडिया ही धरा जाएगा उसमें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इस किस्म की खामियां हैं जो मैं अभी पॉइंट आउट करूँगा कि अगर उनका ख्याल रख लिया जाता तो बहुत से मसले हल हो सकते थे कानून के अंदर और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। मगर जिस तरीके से इसको उन्होंने रातों रात बुलडोज किया है और किसी सिचुएशन में भी हमसे मुशावरत नहीं की, तो मतलब ये है कि इसका ये मतलब है कि नीयत जो है वो भी ख़राब है, खोटी है, वो भी खोटी है। तो अगर नीयत अच्छी होती तो हमसे बैठ के बात कर लेते। हम इनको बताते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। बिकॉज हम में से भी तो बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि PTI के बहुत कुछ लोग सोशल मीडिया वाले वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर उनको रोकने के लिए आपने सभी के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं और इसके अंदर इतनी मिसचिफ है, इसके अंदर इतनी खामियां हैं इस कानून के अंदर। अच्छा। कि आप उनको तो रोक नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो तो लगे रहेंगे, वो करते रहेंगे जो वो कर रहे हैं। मगर हम लोग जो कि, और बाय द वे इंडिपेंडेंट मीडिया के भी बड़े दुश्मन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट आपकी दुश्मन हो या गवर्नमेंट आपकी दुश्मन हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ख़िलाफ़ बात करें तो वो आपको बंद करना चाहें, ये ज़रूरी नहीं है।
मगर यहाँ तो कोई बंदा उठ के पर्सनल एजेंडास भी हो ये पर्सनल एजेंडे बड़े हैं मीडिया के अंदर। कोई मीडिया का बंदा सेफ नहीं है, दूसरे मीडिया के लोग उसको जब भी मौका मिलता है या किसी के कहने के ऊपर या वैसे ही वो अटैक कर देते हैं। तो ये तो एक आपने खुली छुट्टी दे दी है कि आपको तो हमने सोचा कि अच्छा आपकी नीयत ठीक है, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे किसी के साथ, और जो लोग जेन्युइनली ये गड़बड़ कर रहे हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करेंगे आप। मगर इसमें जिस तरीके से ये कानून बना गया है उसमें इतनी खामियां छोड़ दी गई हैं कि कोई भी सड़क के ऊपर से उठ के और एक कंप्लेंट कर सकता है और उसके बाद नजम सेठी का प्रोग्राम बंद हो सकता है 24 आवर्स के अंदर। 24 आवर्स के अंदर। तो अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है, क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें खामियां क्या है। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, क्या रजिस्ट्रेशन अच्छा इकदाम नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? आयशा, इसमें बहुत सी चीज़ें, मैं आता हूँ। अच्छा, ये तो एक ही बात है ना। हाँ। अभी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि सारे मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा था कि हमसे मशावरत कर लें, हमें पूछे बगैर, डिस्कस किए बगैर ऐसा कानून मत पास करें। ठीक, हमें खदशा था कि इस किस्म की कानून आएगा और बेहतर यह है कि जबकि किसी स्टेक होल्डर के खिलाफ, जो कि आइन के अंदर प्रोटेक्टेड है, फ्रीडम ऑफ मीडिया, पिलर ऑफ द स्टेट, ये आइन के अंदर है, तो जब आइनी बात है तो फिर उनको कंसल्ट कर लें। हम भी स्टेक होल्डर्स इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ नहीं हैं, वी आर स्टेक होल्डर्स। तो इसलिए हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें मशावरत हमसे कर लें। हमारे टॉप 5 बॉडीज, PFUJ हो गया या PBA हो गया, ये PBA हो गया, ये APNS हो गया या अमेंड हो गया, ये सारे जो है CPNE हो गया एंड सो ऑन, इन सब की एक कमेटी थी, उन्होंने कहा था हमसे बात कर लें जी। और मैं आपको बताऊं, अता तारर साहब ने उनको वादा किया, यहाँ तक कि जब अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दावत पे बुलाया सब मीडिया ओनर्स को जी, जो PBA के हैं जी, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जी जी, 22 जनवरी को जी, 22 जनवरी को। और वहाँ जब ये एहतजाज की बात आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो मुझे बताया गया है, मैं तो था नहीं वहाँ, मगर मुझे ये बताया गया, ब्रीफिंग मेरी हुई है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अता तारर से पूछा, क्यों भाई अता ये तो सही कह रहे हैं, मशावरत तो होनी चाहिए। तो आगे से जवाब इलाजी हो जाएगी। अब क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कोई मशावरत नहीं हुई, एक वादा के बाद दूसरा वादा। अच्छा। एक दफ़ा ये कहा गया कि जी हाँ, जब ये इन्होंने कहा कि मशावरत करें, उन्होंने कहा जी हाँ करेंगे, तो फिर एक दिन कहा कि चलो जी अभी आधा घंटे के अंदर अंदर आपको मैं जूम के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं आपसे। और नेशनल असेंबली में तो पास हो गया, अब सेनेट के जाने जो चला गया वहाँ तो इंटीरियर मिनिस्ट्री की इंटरनल कमेटी है जो कि वो इसको सेनेट की इंटरनल कमेटी है इंटीरियर की, वो जो है देखेगी इसको, तो उससे पहले आपसे मशावरत कर लेते हैं। क्या हुआ? 1:30 बजे कहते हैं मशावरत करनी है, 2 बजे बिल पास करा रहे हैं। और फिर जाहिर है कि मशावरत तो हुई कोई नहीं, और ड्राफ्ट भी नहीं भेजा गया ज़ूम मीटिंग के लिए। इन्होंने कहा ड्राफ्ट भेजें, ड्राफ्ट भी नहीं भेजा। और इसमें अब मैंने अता का नाम ले लिया, मेरा दोस्त है, मेरे एक और भी दोस्त हैं, वो भी इसी किस्म की गेम खेल रहे थे। अच्छा। मीडिया को एक बात कह रहे थे और कहीं और कर कुछ और रहे थे। अच्छा। और मुझे ऐसे ही लगता है कि बेबस थे। वो इंटीरियर कमेटी के रुकन थे? नहीं, अपने जो आजकल बड़े बयान दे रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब जी जी, सिद्दीकी साहब, बड़ी दोस्ती मेरी वो तो कलम हमेशा कलम की आज़ादी, मगर मेरा ख्याल है ये बेबस हो गए और इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कहें कि हम बेबस हैं और हम नहीं इसको सपोर्ट करते, मगर नौकरी कर रहे हैं, अब करेंगे। ये अफसोस है हमारी मुल्क तारीख का ये हिस्सा है कि जब वक्त आता है तो खड़े नहीं होते लोग, लम्बे पै जाते हैं। तो मुझे तो ये गिला रहेगा अता के खिलाफ भी और सिद्दीकी साहब के खिलाफ भी। शहबाज साहब तो इधर से निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं, इनके हवाले कर दिया उन्होंने। मगर बात यह है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने अच्छे लोग इस किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे, और ये फिर किसी किस्म की मशावरत नहीं की, पहली बात तो ये। अब आइए आप कि ये रातों रात हमें ये कहा जा रहा है कि पिछू आया इसीलिए कॉमा फुल स्टॉप भी हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी का रोल भी है। अच्छा, वहाँ भी हमारी बड़ी दोस्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी में भी जी, जो कि बड़े अलमदार रहे हैं मीडिया के, और मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं उसके अंदर। और मुझे अब नाम लेना नहीं चाहिए, माइंड कर जाएंगी वो, मगर बात यह है कि शहरी रहमान को भी बोलना चाहिए था, हमारी कॉलीग रही है। पलवशा बेगम जो है वो बड़ी बातें करती है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, वो भी लेट गई, तो सारे लेट गए हैं। तो मगर अगर इतना ही फिर है तो छोड़ दें आप सारे असूलों की बात, मीडिया की बात, आज़ादी की बात, आप छोड़ दें इन चीज़ों को आप। मगर नहीं, वो भी करना है और ये भी हमारे साथ ये जुल्म भी करना है। तो अब मैं आगे आऊँगा
और बाय द वे ये सारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं मेरे। शेरी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, वुमन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर, बट ज़ाहिर नज़र आ रहा है आपके सामने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, बट मुझे इतना गुस्सा है, इतना मुझे दुख भी है कि इन लोगों ने किया क्या है। किस पॉइंट इन लोगों ने किसी स्टेज पे भी खड़े नहीं हुए। किस पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा है? अब आइए कि इसमें हुआ क्या है। मशावरत कर लेते हैं यार, और कुछ नहीं था तो मशावरत कर लेते। हाँ, यहाँ पर दाल में काला लगता है वो, और कुछ चीज़ें निकल सकती थी इसमें से। अब हमें कहा जा रहा है कि जी अभी भी देर नहीं है, अभी आ जाएं, हम तो अमेंड करने के लिए तैयार हैं। अभी आप क्या अमेंड करने के लिए तैयार हैं? क्या ये मजाक बनाया हुआ है आपने कि जी आप एक कानून पास कर देते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं अमेंड करने के लिए तैयार हैं, फिर उसके ऊपर आप हमें घुमाएंगे फिर आएंगे और कहेंगे अमेंड करता है। क्या ये नॉनसेंस है? तो और फिर वो अमेंडमेंट भी जो ऑर्डिनेंस के जरिए अगर कोई बात मान भी जाते हैं और 3-4 महीने के बाद ऑर्डिनेंस एक्सपायर कर जाएगा तो फिर स्टेटस को एंटी हो जाएगा। तो ये क्या दिल करता है कोई निकालूं, मगर मैं निकाल नहीं सकता। नहीं, वो चलेगी भी नहीं, चलेगी भी नहीं, आप काट भी देंगे। हूँ आओ एक किता इन्होंने की है। क्या मसला क्या है, कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करे? इन्होंने ये पहली बात ये है, इन्होंने 4 नए अदारे बनाए हैं जी। एक अथॉरिटी बनाई है, एक ट्राइब्यूनल बनाई है, ठीक है जी, एक एजेंसी बनाई है और एक काउंसिल बनाई है। 4 नए अदारे बनाए हैं। जो पहला अदारा है वो था, और चारों के अंदर जो लोग नॉमिनेट होंगे उनके अंदर वो सारे गवर्नमेंट ही करेगी। ये सब ड्रामा है कि एक जर्नलिस्ट होगा और एक फलाना होगा और एक टिंगड़ा होगा। हाँ। ये हमें पता है ये करते क्या है। अच्छा, ये करते क्या है कि मेजॉरिटी ओवरलैप करके एक आध तेरे मेरे जैसा बंदा ठोक देंगे ने, जो बेचारा बेबस हो जाता है, बोलन भी उसकी आवाज़ भी जी ड्राउन हो जाती है, और ये कह सकते हैं कि हमने तो बड़ा एक इंडिपेंडेंट लोग डाल दिया उसमें। इस नॉनसेंस। ये पेमरा के साथ भी हमारे साथ यही ड्रामा इन्होंने किया था, और भी जो इदारे बनाते हैं प्रेस काउंसिल वगैरह उसके अंदर भी यही ड्रामा करते हैं। अच्छा। 1-2 पा देंगे ने साढ़े जैसे लोग जोड़े के थोड़ी बहुत गल कर लैन, उसके बाद उन्होंने ओवर रूल करके अपना काम करा लेंगे। तो ये तो आई नो हाउ इट वर्क्स। तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरी चीज़, 4 इदारे जो है अपने लोग ठोक के अपने हाथ में ले लिए। हाँ। अब आइए जो पहला अदारा जो इन्होंने बनाया है, शुरू में ही इस कानून के अंदर प्रियम्बल के अंदर ये बात जो डेफिनेशंस की बात है, वहाँ ये कहते हैं कि कोई भी शख्स या गिरोह खड़ा होके कंप्लेंट कर सकता जी। और वो कंप्लेंट 2 उसके बेसिस हो सकते। एक ये कि किसी की रेपुटेशन के ऊपर उसने कोई इल्ज़ाम लगाया हो या इशारा भी किया हो कि ये ठीक नहीं है, और दूसरा ये कि कोई फेक न्यूज़ कही है। ठीक, दोनों 2 इश्यूज बनाए। अच्छा। कैरेक्टर के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं और आप कोई और फेक न्यूज़ भी दे सकते हैं। अब कैरेक्टर के ऊपर जो इल्ज़ाम होता है वो तो डेफेमेशन के अंदर आता है, वो सिविल मैटर है वो जी। वो क्रिमिनल आमतौर पे नहीं होता, बड़ी रेयर केसेस में वो क्रिमिनल डेफेमेशन होती है, बट आमतौर पे सिविल डेफेमेशन होती है। डेफेमेशन इज बिटवीन 2 पीपल, स्टेट डजंट गेट इन्वॉल्वड इन इट। ओके, तो यहाँ स्टेट को इन्वॉल्व कर दिया। और डेफेमेशन का कानून अपनी जगह पे है, वो थोड़े वैसे ही सुट देंगे, उधर भी सुट देंगे। और इसके बेसिस के ऊपर आपकी जो टीवी प्रोग्राम है या आपका वेबसाइट है उसको ब्लॉक करके रिमूव भी कर सकते हैं जी। वो तो स्ट्रेट अवे 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। और ये पावर चेयरमैन को दे दी गई है कि चेयरमैन किसी को कंसल्ट किए बगैर ये हुक्म दे सकता है। अब सोचिए, चेयरमैन किसी को पूछे बगैर बंद कर देगा, ये उसकी स्वाबदीद होगी। एक दफ़ा बंद हो गया ना, खोलना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद वो कमेटी बैठेगी जी। और फिर वो तफ्तीश होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और फिर जब आप वो सारी चीज़ें उस वक्त तक आप बंद रहेंगे, और फिर जाएगी ये FIA की जो नई एजेंसियां बन रही हैं, वो FIR भी काट सकते हैं अगर वो चाहें, अगर आपने कोई बहुत ही गड़बड़ की है। अच्छा। और ये जो है ये आपको सजा दे देंगे, आपको ये ट्राइब्यूनल वगैरह कार्रवाई की सिफारिश कर देंगे। हाँ, ये आपको 3 साल की सजा भी दे देंगे और 2 जुर्माना भी कर देंगे, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई FIR भी कट सकती है, वो अलग बात है, उसका जिक्र नहीं है, मगर वो हमें पता है कि वो तो वैसे भी कटती है बाकी कानूनों के अंदर, और वो किसी अदारे को कहेंगे वो FIR काट देंगे। अच्छा, अब आप आइए कि ये एक इसके अंदर बहुत सी खामियां हैं। इस सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। अब वो कहते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ है जो कि जिसके बेसिस के ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, इसमें जो उन्होंने चीज़ें लिस्ट की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पूछता हूँ आयशा, अंग्रेजी के कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? अच्छा, मैं उस दिन गिन रहा था हाँ। कि इन्होंने लिस्टिंग शुरू की है हाँ। कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी,
ये जो अथॉरिटी बना रहे हैं ना, उसके पावर्स जो हैं वो क्या क्या कवर करते हैं। अच्छा। तो ए से लेके वी तक चलता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ छोड़ दिया। अच्छा। वाह वाह, मजा आ गया। यार 26 लेटर्स होते हैं। 26 होते हैं, तो उसमें से 22 के इन्होंने लिस्ट कर दिए। ये भी मतलब है कि पार्लियामेंट भी सबसे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी बना दी है कि ये चिड़िया उड़ेगी तो वो भी गई। यहाँ तक इसमें हर किस्म की चीज़ लिखी हुई है इसके पावर्स के, और वो सारे के सारे पावर्स जो हैं इन थियरी दे दिए गए हैं इस अथॉरिटी को जी। ठीक, मगर साथ ये भी कह दिया गया है कि चेयरमैन जो है वो खुद फैसला कर सकता है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो उसके, वो जो चाहे वो वैसे कर ले, और फिर बाद में कमेटी को बताता रहे कि ये हुआ। और एक जगह पे ये भी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन लेना है, और एक जगह पे ये लिखा है कि कमेटी जो है उसको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर इट कैन कम टू अ पॉलिसी डिसीजन। जी, ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एक तरफ कमेटी बनाई है आपने, और आपने कहा कि वो कोरम होगा उसमें, 5 वो फैसला करेंगे, 9 मेंबर्स होंगे, 9 मेंबर्स होंगे, उसमें से 5 का कोरम होगा। साथ ही ये कह दिया 7 दिन उनको नोटिस चाहिए डिस्कस करने के लिए। साथ ही कह दिया कि चेयरमैन चाहे तो साल फारग कर देवे, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो ब्लॉक करके रिमूव करवा दे। आप सोचिए, जस्ट थिंक ऑफ इट। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं इसमें। अब आइए आप कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये आपको कहते हैं कि हम आपको बंद कर सकते हैं। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने ये देख रहा था कि शुरू हमेशा जब भी कोई प्रोहिबिशन लगती है आयशा जी, तो हमेशा आइन के अंदर ये एक चीज़ ठोक देते हैं जिसकी आज तक डेफिनेशन हमें नहीं पता क्या है। रियासत मुखालिफ मवाद, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान। अब नजरिया पाकिस्तान के ऊपर तो जितनी किताबें लिखी गई हैं, अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकली कि नजरिया पाकिस्तान है क्या जी। वो ठीक है, हम इस्लामिक स्टेट है, हम ये हैं, हम वो हैं, ठीक है, मगर बात यह है कि हमारी आइन क्या कहती है। आइन के अंदर भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नहीं डिफाइन की गई, कहीं नहीं डिफाइन हुई। अच्छा। वो एक बस अज्यूम्ड है कि ये हमारी आइडियोलॉजी है कि वी आर गोइंग टू बी एन इस्लामिक स्टेट। अच्छा, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जी। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, क्या चीज़ उसके खिलाफ है और क्या चीज़ उसके हक में है, वी डोंट नो। अच्छा, तो आगे आइए। अच्छा, ये तो सबसे पहली बात है, कानून तोड़ना या उसकी तरगीब देना। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक है कि जी पब्लिक को इंसाइट करना, आग लगा, ये करना, वो सारी बातें मैं एग्री करता हूँ, मगर इसमें 3 चीज़ें और हैं ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। या तो आइडेंटिफाई करते हैं, इधर ही कर देते बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हमारा मतलब ये है कि कोई बंदा हमारी आइन के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, कोई बंदा ये कहेगा कि इस्लामिक स्टेट नहीं है तो फिर वो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ जी। तो मतलब कोई किस्म की बातें लिख देते, फिर हमें पता तो लगता है भाई क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कायदे आज़म की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सेकुलर आइडियोलॉजी थी, कोई कहते हैं नहीं इस्लामिक थी, तो अभी तो वो ये चीज़ें सेटल नहीं हुई। ठीक, फिर कोई लोग कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, कोई लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ, तो वेलफेयर स्टेट का जिक्र, एंड सो ऑन एंड सो मेनी थिंग्स। तो छोड़िए, ये जब भी ये आ जाए ना लफ्ज़ आइडियोलॉजी, आप समझे कि इन्होंने आपको इसके खाते में कोई भी आ सकता है, इसमें खाते में कोई भी करे जो चाहे कर ले जी। अच्छा, चले, देखिए इंसाफ तो बाद में मिलता है ना, जब आप जुडिशरी के पास जाते हैं, वहाँ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसकी तरफ भी आते हैं, मगर उससे पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ फारग कर इल्जाम तो लग गया, इल्जाम लग गया, फड़ गए, चैनल बंद हो गई, फाइन लग गया, सब कुछ हो गया, निर्गे में आ गए, आप आ गए, फारग हो गए, उसके बाद करते रहे आप। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हाई कोर्ट को बीच में से निकाल दिया जी, सुप्रीम कोर्ट जाए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, ट्राइब्यूनल के फैसले। अब बात ये है कि ट्राइब्यूनल जो है वो तो अब पहले तो वहाँ फंस रहे ना आप, पहले आपको बंद किया, फिर 6 महीने आप ट्राइब्यूनल में फंसे रहे, फिर आपके खिलाफ फैसला आया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं साल लगता है, 2 साल लगता है, कोई टाइम भी है उनके पास सुनने का कि नहीं। आजकल तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम अगर गया हम में से तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके जाएंगे ना कि कानून ही एंटी, दिस लॉ इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ झगड़ा ना हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा या दूसरे लोग देखेंगे। बहरहाल ये अलग बात है, मगर बात यह है कि इतनी रुकावटें हैं इंसाफ लेने में कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगली चीज कि फेक न्यूज़ जी, कोई फेक न्यूज़ या फॉल्स न्यूज़ करता है, तो अब कौन डिसाइड करेगा ये फेक न्यूज़ है या फॉल्स न्यूज़ है। कुछ न्यूज़ तो फेक हकीकत के ख़िलाफ़ होती है, वो तो प्रूव हो जाती है जी, मगर सवाल ये है कि क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है, ये फ़र्क भी बताएं। ये फ़र्क भी हमें बताया जाए। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि पता नहीं था, गलत फहमी थी, मिस इन्फॉर्मेशन हो गई,
नीयत बुरी नहीं थी लेकिन खबर सही नहीं दे सके, पूरा फैक्ट नहीं पता थे, फैक्ट्स नहीं पता थे, और आपने कुछ कह दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी जी, पता लगा जी वो 24 को हुई थी, तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने कहा वहाँ आयशा थी, नजम सेठी थे, पता लगा आयशा तो थी नहीं, सेठी किसी और के साथ बैठा हुआ था। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई। इस पर तो मैं कार्रवाई करूंगी, मैं सिफारिश करूंगी। अच्छा, नहीं तो वो तो तुम्हें केस बनाना पड़ेगा ना कि ये डिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन चलिए मौका बंद हो जाएगा ना, वो आपकी वेबसाइट तो बंद हो जाएगी। अच्छा, तो डिस इन्फॉर्मेशन ये कि सोचे समझे झूठ फैलाया जाए, सोचे समझे, नीयत खराब थी, नीयत के मुताबिक गलत काम किया। अब ये इसको समटाइम्स तो ये क्लियर हो जाएगा, समटाइम्स ये क्लियर नहीं होता। इसको भी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहिए था यहाँ। अगली चीज़ ये है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कंटेन्स aspersions अगेंस्ट एनी पर्सन। aspersion अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाया या कोई इशारा किया या निशाना कुछ लगाया, बनाया किसी को। aspersion एक इल्ज़ाम ही किस्म की चीज़ होती है, वो कोई हकीकत नहीं होती उसमें, या हो भी सकती है, मगर aspersion को आप ही बेहतर समझती हैं, बहतान लगाना, हाँ कुछ इस किस्म की बात। और वो कहता है कि जुडिशरी के खिलाफ aspersion हो, आर्म फोर्सेस के खिलाफ हो, मजलिस शूरा और प्रोविंशियल असेंबली बदनाम करने की कोशिश, aspersion लगा दी। aspersion का मतलब ये है कि किसी तरीके से बदनामी होगी जी, तो इस किस्म की बात। तो अब बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि जी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो कोई ख़ास काम वाम नहीं करते, बेड़ों की तरह अंगूठे लगा देते हैं, एक पार्लियामेंट का तो जॉब है, रबर स्टैंप का है, और रबर स्टैंप है, तो फिर तो आप उड़ गए ना, आ गए, गए ना। हाँ, आप कैसे साबित करेंगे कि रबर स्टैंप नहीं है? हाँ, तो वो कहेंगे जी हम तो, आपने इल्जाम लगाया, आप साबित करें रबर स्टैंप है, हाँ, तो फिर कैसे साबित करेंगे? तो हम तो कहेंगे हमें तो फलाने ने कहा था कि पीछे से आया है कानून, तो आपने मोहर लगानी है और इसके फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं करना। तो फिर वो कहेगा बंदे को सामने ले आओ, असि बंदे को सामने ले आए, बंदा कहे मैं तो गल ही नहीं की थी। तो मतलब है, तो एक तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, इनको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, डिफाइन किया जा सकता था जी। बाकी ठीक है, टेररिज्म को आपने प्रमोट किया, ये किया, वो किया, सारी बातें किया, या आपने, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस पर, ठीक है। तो ये इस किस्म की इसमें चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है, और ये ज़्यादती दूर हो सकती थी अगर सब मिलके बैठते और ये जो मिलके बैठते इनको अमेंड हम कर लेते। हम सब ये समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हम ये सब समझते हैं कि कुछ बाउंड्रीज थी मीडिया फ्रीडम की, वो टूट चुकी है जी। हम ये सब समझते हैं कि इसके अंदर मेन कल्प्रिट एक सियासी जमात है जी, हम ये सब समझते हैं, मगर हम समझते हैं कि इस तरीके से आप उस लाठी से सबको हाँक नहीं सकते। कर सकते। थैंक यू, ये ना करें आपने वो कर दिया जी। आपने अगर उस पार्टी को भी समझाना है तो फिर भी कुछ गुंजाइश छोड़ी जाए फॉर फेयर क्रिटिसिज्म। अब ये जो क्रिटिसिज्म है फॉर्म 45 और 47 का, या ये जो क्रिटिसिज्म है कि एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए, मैं समझता हूँ ये फेयर क्रिटिसिज्म, ये पीटीआई इज राइट जब ये मांगती है कि इसके ऊपर बात हो, हाँ, फैक्ट्स लाएं सामने। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग ये कहती है अच्छा जी तो फिर आरटीएस वाला भी लेके आओ, और धरना 2014 का उसकी भी डिटेल्स, मैं समझता हूँ वो भी सही है। मगर बात प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है इन बोथ केसेस, कोई और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसके साथ ये सिटिंग गवर्नमेंट और टक्कर नहीं लेना चाहती। टक्कर छोड़े हो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है, चूं भी नहीं करना चाहती। थैंक यू। तू भी बैन हो जाना है। कोई नहीं, तू भी बैन हो जाना, इकट्ठे ही जाएंगे, इकट्ठे ही लगे जाओगे। अच्छा असलो आजकल अच्छी है, आगे बाद बंद हो जाना जो सारा कुछ। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अदालतें हैं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं, आपको पता ना, वो कॉल याद है ना आपको? अदालतों में जो हाल हो रहा है वो तो आप देख ही रहे। नहीं, अब तो चैलेंज हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया कानून, ये कानून जी। हाँ, तो वो देखिए मैंने कहना यही था कि ये कानून जब बनाती है ना पार्लियामेंट, उसमें लिख देती है कि दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। अच्छा, वो हाई कोर्ट नहीं मानता इस बात को। वो कहते हैं आइन में लिखा हुआ है एवरीथिंग इज चैलेंजेबल इन द हाई कोर्ट एंड देन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द आइन। तो ये तो हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट आगे कहेगी कि जी या आप नहीं कर सकते, जाओ जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ जाके, वो कोई कहेगा गुड़ियाँ तो बैंड नहीं। अच्छा, तो ये है कि ये हाई कोर्ट में मेरा अपना ख्याल है कि ये जो कुछ क्लॉजेज हैं हाई कोर्ट एडवाइज यही करेगा गवर्नमेंट को कि इनको ठीक करें, और अगर ये नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो ये चलेगा ही नहीं।
ठीक है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना दूसरा, ये कहीं भी ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बेहतरी और भलाई इसी में है कि उन स्टेक होल्डर्स को आप अपने साथ बिठा लें जो आपकी आवाज़ बनते हैं जब आप ऑपोजिशन है। नुक्ता आज के इस बिल के या कानून के ऊपर जो है एतराज़ का बनता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब वो बात जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अड़ी है और शायद अड़ी ही रहेगी, लेकिन मीनवाइल अली अमीन गंडापुर साहब केपी से सदर के तौर पर हटा दिए गए और नई क़यादत आई है जो सामने, वो हैं जुनैद अकबर साहब। इनके बारे में आपका एनालिसिस ये कहता था कि भाई वो सॉफ्ट रहेंगे या उस तरह से हार्ड लाइन नहीं लेंगे बल्कि ब्रिज का काम करेंगे, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मेरा ख्याल है उन्हीं का लहजा सुन लेते हैं, क्या आप बात कर रहे हैं। ये टारगेट तो टक्कर लेने का मिला है। हाँ, ये पैगाम तो खान साहब का ऐसे ही लगता है, मगर मैं समझता हूँ और कोई पैगाम आ भी नहीं सकता था। जब हम सब ने ये कहा कि गंडापुर साहब, बुशरा बीबी और लोग भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था ना उनके लिए कंटिन्यू करना। वो शक उधर होने लग गया था कि शायद वही टो करवा रहे हैं, तो अब तब्दीली तो करनी थी जी। और इल्ज़ाम उन पे यही है कि बोलते हार्ड है और करते कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। तो अब ये साहब को लेके आए हैं जी, जुनैद अकबर साहब को मैंने ये कहा था कि ये मुनासिब किस्म के जिम्मेदार शख्स है। हाँ, और अप्रूवल भी ले लिया उन्होंने हुकूमत का। ये ही विल बी अ बेटर प्लेयर इन दिस नेगोशिएशन जी। तो नेगोशिएशन दो लेवल पे होती है ना, एक खुफिया होती है और एक पब्लिक में होती है। पब्लिक में नेगोशिएशन नहीं होती, पब्लिक में तो डिमांड्स होते हैं, नेगोशिएशन होती है खुफिया तौर पे। तो आपने देख ही लिया जब पब्लिक में इन्होंने डिमांड्स पेश किए। एक तरफ ये इमरान खान का डिमांड कि जी अब तो रियासत के खिलाफ ही है, गवर्नमेंट को भूल जाए, यही है ना। बिल्कुल ऐसे है कि हुकूमत हमारा टारगेट नहीं है, वज़ीर आज़म बनना नहीं है, मैंने बनना नहीं है जी, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये कि जी अब हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये भी करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे। तो ये तो है स्टेटमेंट, मगर अंदर दी गल की है, अंदर दी गल की है जुनैद साहब की करेंगे 8 फरवरी तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी। अच्छा, ये सिर्फ धमकी है। लॉन्ग मार्च होगी तो जो पिछली दफ़ा जो रवैया था रियासत का और गवर्नमेंट का वही होगा, और सबको पता है इस बात का, इसलिए लॉन्ग मार्च के लिए बंदे भी नहीं तैयार होंगे। सिर्फ ये धमकी है। अच्छा, सिमिलरली ये जो धमकी है कि हम जो सड़कें सारी प्रोविंसेस को ब्लॉक कर देंगे जी, किसी को केपी में ना आने देंगे ना जाने देंगे, ऐसे ही है। केपी से बाकी सूबों को रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, ये भी जो है धमकी है। दिस इज एज बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट एज इट इज कि जी हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर ये छोटा मोटा भी उन्होंने करने की कोशिश की ना एक दो जगह पे, तो इतनी सख्त कार्रवाई होगी आप भूल जाएंगे जो पहले कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये दिस अगेन इज एम्ड एट द स्टेट। जैसे ये है ना कि जी नुकसान कराया जाए, जीएसपी सैंक्शंस, ये उसी खाते में आती है। अच्छा, ये तो इट इज़ इवन मोर डेंजरस देन एन अटैक ऑन इस्लामाबाद, कि आपने सारी फेडरल गवर्नमेंट को रोक दिया आपने। और ये बाय द वे अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फेडरल कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट करना इज सबटाज। इट कम्स अंडर द सेम कैटेगरी, इट्स वर्स देन लॉन्ग मार्च ऑन कि आपने आके डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। आपने तो कारोबार बंद कर दिया, आपने तो एक दिन की स्ट्राइक जो होती है वो तो लेजिटिमेट होती है, 2 दिन की स्ट्राइक भी लेजिटिमेट होती है। जब ज़्यादा हो जाए तो इट बिकम्स डिसरप्टिव, देन द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू डिसरप्ट इट, बिकॉज अगर आपने कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट को आपने रुकावट क्रिएट कर दी उसके लिए, तो यू आर हर्टिंग द एंटायर इकोनॉमी। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 चीज़ें नहीं होंगी। अगर होएगी तो इस्लामाबाद पे ऊपर अटैक का बिल्कुल नहीं ये सोचेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये सोचेंगे कि ये इस किस्म की चीज़ भी करनी है, तो वो कहते हैं अंग्रेजी में टेस्ट द वाटर्स, पानी का पहले देखें कितना गहरा है। एक आध जगह पे 100, 200, 300, 400 बंदा काट के लाएंगे। वो यही कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज करेंगे। अच्छा, तो करके देखेंगे। अच्छा, नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, मगर क्या रास्ते रोक देंगे? अंदर के रास्ते तो रोक सकते हैं, हाँ, लेकिन दूसरे सूबों को जाने वाले वो रास्ते जिस जहाँ वहाँ जाएंगे तो फिर रियासत चेंज होगी। और आपने देखा इन्होंने किया क्या, इन्होंने IG चेंज कर दिया। अब जो IG है इज अ फेडरल एजेंट, पुलिस IG के अंदर आती है जी, ऐसी है। सो देन व्हाट विल हैपन नाउ इफ द चीफ मिनिस्टर orders the police
कि आपने नहीं करना कुछ और आईजी के अंदर करना है, तो फिर क्यों होएगा? फिर क्यों होएगा? हाँ, ये तनाज़ा भी केपी में चला था इख्तियारात का। इसलिए मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट तैयारी कर रही है पूरी। अच्छा। कि अगर इन्होंने उस किस्म की हरकतें की तो उसको ये कुचल देंगे। अच्छा। जो जायज़ है प्रोटेस्ट वो ठीक है, जलसा करना है स्वाभी में कर लें। आपने मीनार पाकिस्तान पे करना है तो इजाज़त ले लें डीसी से, अगर डीसी इजाज़त दे देता है तो आप कर ले, अगर डीसी इजाज़त नहीं देता तो अदालत से इजाज़त ले लें। ठीक है ना? होता रहा है आज तक, पीटीआई यही करती रही। दैट्स नॉट एन इशू। मगर वो जो चीज़ें हैं ना कि आपने रुकावटें क्रिएट कर देनी है इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉर द फेडरेशन, that's not allowed. And similarly, another attack on Long March on Islamabad, not allowed. Judiciary ने बैन कर दिए ना, पहले कह दिया डी चौक नहीं जाएंगे। तो अब बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशन है। तो पीटीआई जो एहतजाज का इरादा 8 फरवरी के बाद रखती है बढ़ाने का, जाहिर है मुज़ाकरात तो मुअत्तल है, अभी पीटीआई नहीं आ रही टेबल पे, तो क्या पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में सख्तियाँ बढ़ेंगी, क्रैकडाउन्स होंगे, अरेस्ट हो सकती हैं, या जो सब कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या ये किस किस्म का एहतजाज करते हैं। अगर विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ तो करते हैं तो कोई मेरा ख्याल है इशू नहीं होगा। कोई छोटी मोटी उसी वक्त के ऊपर कुछ लोगों को पकड़े ले जाएंगे फिर उड़ छुट जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिबर्टी मार्केट में लाहौर शहर में 500 बंदा इकट्ठा करना है तो पुलिस आ जाएगी, वो आपको डिस्पर्स नहीं करेगी, वो साथ साथ चलती रहेगी एज लॉन्ग एज यू पीसफुल, फिर आप डिस्पर्स हो जाए। और आपने अगर वही हरकत की जो आपने पहले की थी कि कोर कमांडर के बल चलो तो GHQ चलो तो चलो, तो वो तो नहीं होना लगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं समझता हूँ ये उधर जाएंगे भी नहीं अब। अच्छा। इनमें फ्रैंकली कुछ एहसास समझ आ गई है इनको कि कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। अच्छा। तो अब ये इमरान खान के लिए ये चैलेंज है कि अपनी इस वक्त मैं समझता हूँ कमज़ोर सिचुएशन, इसको कैसे वो स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या मुज़ाकरात के ज़रिए करेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए करेगा, क्या डील के ज़रिए करेगा, या क्या और आगे बढ़ेगा टू टेक द स्टेट ऑन हेड ऑन, जिसे कहते हैं हेड ऑन। Right. और अगर वो हेड ऑन की कोशिश करता है आयशा, तो क्या आवाम उसका साथ देगी? आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता नहीं लगता है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो, कोई ऐसा इवेंट चल रहा हो या किसी की आमद मुतवक्के हो, तो इमरान खान या पीटीआई की तरफ से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और अब ये गेयर अप होना शुरू हो गया है जुनैद अकबर साहब की बातों से कि हम मोटरवेज बंद करेंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब मोटरवे बंद करें, चलिए लेट्स लुक एट दैट कि ये 500 बंदा 1000 बंदा आके तो मोटरवे बैठ जाता है मोटरवे बंद करें। पहला तो मेरा ख्याल है कि जो रिएक्शन होगा रियासत की तरफ से वो ये होगा कि ये दिस इज़ नॉट राइट, यू कांट डू दिस। ठीक, ये कहेंगे हम बैठे हुए, कर लो जो करना चाहते हैं, हम तो नहीं मार्च कर रहे, हम तो बैठे हुए, बल ब्लॉक कर दिया हमने मेन मोटरवे। वो कहेंगे ठीक है, एक दिन आप बंद कर लें, 2 दिन बंद कर लें, तीसरे दिन वो आके क्लियर कर देंगे, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। रियासत के साथ आप 500 बंदा खड़ा कर देंगे, 1000 बंदा खड़ा कर देंगे, 2000 बंदा खड़ा कर देंगे, जब रियासत ने ये फैसला किया कि हमने क्लियर करना है, तो क्लियर कर देंगे आपको। उन्होंने पहले भी तो क्लियर किया ना, और वो एक दफ़ा उन्होंने कर लिया है, वो दलेर हो गए, अब वो कर देंगे फिर। दिस इज़ नॉट लाइक कि जी डी चौक में बैठना जी, वो तो इमरान खान आके एक ज़माने में नून लीग की हुकूमत के खिलाफ कितने दिन बैठा था, 126 दिन का धरना था, तो नहीं ना उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा बैठा है, यू आर नॉट डिसरप्टिंग एनीथिंग सब। मगर फेडरेशन तो चल रही है ना, मगर आपने अगर एक मेन मोटरवे आर्टरी बंद कर दी तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि विद इन 48 आवर्स वो आपको क्लियर कर देंगे। अब क्या कैसे करेंगे वो पहले भी हम 26 नवंबर को भी देख चुके हैं मामला, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डंडे पड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा और वो क्लियर कर देंगे। दोनों के सामने माजी की मिसाल है, लेकिन बहरहाल ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं प्रोटेस्ट के, क्या ये काबिल, आपने सेठी साहब से जाना। दूसरी तरफ हुकूमत पार्लिमानी कमीशन जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी का ऑप्शन दे रही है, वो काबिल कबूल होगा? पीटीआई को ये नहीं, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मामला जो उलट हो गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी कि वो आएंगे और फिर लहरें बहरे हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से तो ना हो सका।
अमरीकी इमदाद का हम हमेशा से सुनते आए, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई अमरीकी इन्वेस्टर आया पाकिस्तान और वो टॉप पे लाए हैं ट्रंप के, और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेजिंग है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। ये कैसे हो गया सेठी साहब, जेंट्री बीच का पाकिस्तान आना और फिर इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है। हमें तो यहाँ ये कहा जा रहा था कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि हमारे अपने लोग जो हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ये अमेरिकन डेलीगेशन आई है और उन्होंने आके उनके लीडर ने जो बातें की हैं, मैंने तो खुद एक एक बात सुनी है एंड आई मस्ट से प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एक तो इसके दो पहलू थे ना। एक तो ये था कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कितनी पॉजिटिव आउटलुक है उनकी। एक तो ये कि रियल एस्टेट के अंदर वो करना चाह रहे हैं। चलें, रियल एस्टेट में अंदर तो बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग गए और अभी भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो वो तो समझ आती है कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा है। मगर उन्होंने जो अगली बात की है, इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि वी आर इंटरेस्टेड इन मिनरल्स। अच्छा। बिकॉज उनके बयान के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, और ये वो मिनरल्स हैं जिनकी सख्त ज़रूरत अमेरिका को, जो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और आपके यहाँ भी पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड को भी इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए टारगेट मिनरल्स के लिए। और ये कह रहे हैं कि हमने तो वो भी उधर भी जाना है जी। तो ये रियल एस्टेट और मिनरल डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, पोटेंशियल इंडस्ट्री। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जिसे कहते हैं आप, रेयर अर्थ, जिससे ये फ्यूचर सेमीकंडक्टर्स भी बनते हैं और बैटरीज भी बनती हैं, सो ऑन, व्हिच इज़ द वे ऑफ द फ्यूचर। तो वो समझ रहे हैं कि उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ बड़ी गुंजाइश है। तो आप तो रिको डिको भूल जाएंगे अगर ये मेजर डेवलपमेंट होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑयल एंड गैस, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ ऑयल ढूंढना पड़ता है, ठीक। और जब ऑयल मिल जाता है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसको पहुँचाएंगे कैसे कंज्यूमर तक। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता थर्ड वर्ल्ड में, वो बनाना पड़ता है, पाइपलाइंस ले करनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वो कहते हैं पाकिस्तान में तो सब कुछ पहले से है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता है, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑयल रिफाइन करने के लिए, गैस निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रिल। तो कहने लगे हमारे लिए तो ये सबसे इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती कि हमें सिर्फ निकालना है और उसके बाद खुद ही बिक जाएगा वो, खुद ही पाइपलाइन में चला जाएगा, तो हमें तो और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। तो ही वाज सो पॉजिटिव। ये मैंने पहली दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट सुनी है कि यहाँ अगर हम सही तरीके से एक्सप्लोरेशन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर, और सिपैक के साथ तो और भी बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। अब जेंट्री साहब हैं कौन है? जेंट्री साहब की कहते हैं कि जेंट्री साहब की जो स्कूल में ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, इनके काफ़ी तल्लुकात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जी, उन फैमिली के साथ और फैमिली के साथ डोनर भी हैं जी। और इस स्टेज पे ये उठ के यहाँ आ गए हैं, मतलब ये अभी डोनाल्ड ट्रंप आया नहीं है, पहले ही आ गए हैं। तो ये दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिलीव मी, दिस इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन ऑल द कांग्रेशनल हियरिंग्स जो पीटीआई ने इकट्ठी की हैं, जो लॉबिंग की है या जो ट्वीट्स करवाई हैं। ये एक बंदे का स्टेटमेंट और इसकी हैसियत और इसकी डेलीगेशन इज़ फार मोर वैल्यूबल टू पाकिस्तान and to Pakistanis than all the negative statements by congressmen and others. तो ये मोहसिन नकवी साहब के विजिट का नतीजा हो सकता है? ये मुझे नहीं पता, मगर क्योंकि ये तो पहले से प्लान हुई होगी। मगर अगर मोहसिन नकवी साहब क्रेडिट लेना चाहें तो एक आध तस्वीर खिंचवा लें जेंट्री के साथ। अच्छा, वो वापस आ गए हैं। तो दूसरी बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की है जेंट्री साहब ने। क्या वो सुनवाना दे जिसकी तरफ आप जा रहे हैं? अच्छा, सुनवा दो, पर लोगों ने सुनी ली होगी, फिर से सुना दो। आपका प्रोग्राम देखते हुए बड़ा मजा आता है तुम्हें ये करने में ना। आपका प्रोग्राम देखते हुए सुनेंगे और फिर आपका तबसरा सुनेंगे तो दोबाला हो जाएगा लुत्फ तबसरे का जी। Ambassador Grinnell probably has a better understanding today than he did previously. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, you know, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. सेठी साहब, डीप फेक से बेवकूफ़ बना दिया गया? बात ये है कि नहीं, मेरा ख्याल है ये
इन्होंने जिस तरीके से ये डिफेंड कर सकते थे ग्रेनेल को, इन्होंने किया है। पहली बात उन्होंने कि मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सॉलिड आदमी है और पर्सनली बता रहा है वो इन्हें, और तीसरी बात उससे ये कही है कि हो सकता है उनको मिसलीड किया हो और नए नए आए थे तो मिसलीड किया हो। इशारा यही है कि पीटीआई वाले पै गए नहीं लैगे नहीं पै गए लैगे नहीं बेचारे समझ नहीं होया नहीं वो लैगे सी ते वो पै गए सी। अच्छा वो लैगे सी ते वो पै गए सी। अच्छा हुण आओ वो कहता है कि $2-3 मिलियन अ मंथ ये लॉबिंग उत्ते खर्चा हो रहा है जी। ठीक, मैंने उस दिन किसी अपने प्रोग्राम में कह दिया कि जी ये जो सारे सेनेटर्स हैं ये है वो है, जाहिर है कि इनकी कंस्टिट्यूंसीज होती हैं, फंड रेजिंग होती है, हाँ। तो ये पाकिस्तानी पीटीआई वाले ये कर रहे हैं। तो कुछ पीटीआई के दोस्तों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया कि आप तो अक्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए हैं। ये नहीं, अब अमेरिका में पैसे खाना लीगल है ना अंडर लॉबिंग। लॉबी क्या होती है? यही होती है पैसे दो किसी ने जाके लॉबी करो, फिर उसके वास्ते फंड रेजिंग करो। तो ये तो खैर नहीं। तो अब बात ये है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। और इसके बाद ये जब खबर आई कि जी ग्रेनल साहब ने अपने कोई सारी ट्वीट्स ही डिलीट कर दिए और उन्होंने सोचा कि सिर्फ वो वाले ट्वीट्स जिसकी आप जिक्र करते हैं वो उसको ना डिलीट करूं, लोग कहेंगे दौड़ गया, मैं सारे ही कर दें, उस तो पहले भी जड़े नहीं कर दे ताकि मैं नवी स्लेट तो शुरू करने लगा। अच्छा वो ऑटो डिलीट की भी खबर फैला रहे हैं? नहीं वो है ड्रामा, ऑटो डिलीट कोई चीज़ नहीं है। ऑटो डिलीट है ऑटो डिलीट, आपको कहना पड़ता है कि ऑटो डिलीट करो, तो कोई आज तक मैंने नहीं देखा किसी को जो कहे कि मेरे ट्वीट्स ऑटो डिलीट हो जाए। फैसिलिटी होती है कि जी 15 दिन के बाद ऑटो डिलीट हो जाए, कोई नहीं करता। अच्छा। ये सब ड्रामा है, उसने डिलीट किए अपने सारे ट्वीट्स, उसको बता दिया गया। और आपको पता है पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि मेहरबानी करके मुंह बंद रखो, हाली पॉलिसीज बढ़िया नहीं थी, तुझी पहले शुरू हो गए हो सबको, ये एडवाइजरी आई थी अक्रॉस द बोर्ड। तो वो हो गया, अब सब चुप ने, अब सब बड़े तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो जिसका इम्पैक्ट हो रहा है ऑन हेल्थ, मेडिसिन एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वो जो उसने फंडिंग बंद कर दी, वहाँ भी चैलेंज हो गए हैं और फेडरल जज ने एक तो स्टे दे दी। और अब वो जो स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस जो कहते हैं नहीं हम इनको अमेंड कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको एग्जेम्पशंस दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आधे सार ड्रामा किया कि मैंने वादा किया था, मैंने कर दिया। अब देखना सॉरी करके एक एक चीज़ जो है ना वो कैंसिल होती जाएगी, अमेंड होती जाएगी प्रेशर के। हाँ मगर हाँ, और वो उसको पता है, इज अ प्लेयर, उन्हें पता है कि पहले कर दिया ना तो लोग मेरी कंस्टिट्यूंसी बड़ी खुश हो जाएगी, बाकी फिर बाद में रिट्रीट कर लांगा जरूरत पड़ी थी। अच्छा सिट साहब, जो भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के वादे लेकर आते हैं, SIFC के अंडर ही सारी इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है? मेरा ख्याल है कि SIFC हैज़ टू टेक क्रेडिट फॉर दिस, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन, अश्योरेंस देना, ये तो आपको पता है कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, वो भी जानते हैं। तो ये बताएं कि वज़ारत ख़ारजा मोहसिन नकवी साहब का विज़िट हो या ये इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे लाताल्लुक़ इसहाक़ डार साहब कहीं दिखाई नहीं देते, वज़ारत ख़ारजा कोई तबसरा नहीं करती इस विज़िट या इन्वेस्टमेंट के ऊपर? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए नकवी साहब का तो कोई तल्लुक़ नहीं है इसमें, आप उनको हमें बीच में ले आती हैं। अच्छा वो विजिट करके आए तो हमें लगा कि सारा खेल ही पलट दिया ना, 5 साल पलट दिया उन्होंने लॉबिंग का। तो यहाँ पहले पहुँच गया, नकवी साहब तो बाद में आए। हाँ लेकिन वहाँ कुछ करके आए। अच्छा चलो गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, हाल तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। अच्छा मगर अगली बात ये है कि ये आप कह रहे हैं कि वजारत ख़ारजा जो है हाँ टोटल आउट, क्या वो चाइनीज़ जो एक केस सामने आया था, वो एक बयानबाजी कर दी थी इसहाक़ डार साहब ने, बड़ा उन्हें उस पर नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात उसके बाद नहीं से है। चुप है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वजारत ख़ारजा का क्या तल्लुक़ है विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अगर किसी का तल्लुक़ है तो प्राइम मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर ने मिल लिया है, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम वहाँ बैठी हुई थी, ऑल द रेलेवेंट मिनिस्टर्स वर रिप्रेजेंटेड, कॉमर्स एंड ट्रेड एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो आप मेरा ख्याल है गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हैं। आई विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। नहीं मैं गड़बड़ नहीं, असल में जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा के झोंके चलने शुरू है जो फैसल नहीं मैं कह रहा हूँ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। हमने आज प्रोग्राम शुरू किया बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट जी और एंड किया बाय प्रेजिंग द गवर्नमेंट। तो अभी एक हमारा प्रोग्राम बननी होगा। अच्छा ठीक है चलें। हाँ हमने बैलेंस कर दिया, अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करते हैं और जहाँ हमें नज़र आती है ख़राबी वहाँ पर हम कोशिश करते हैं सुधार लाने की भी। बहरहाल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए ठंडी हवा का झोंका है, वो भी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट, जहाँ से ये खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा, वहाँ से आई। इसके पहलू क्या आए आपने जाने। मज़ीद कोई सवाल जानना चाहें, पूछना चाहें, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।